अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी, नाम था राउडी राठौड़। उसका एक बहुत भौकाली वाला डायलॉग था। डायलॉग क्या था? डायलॉग यह था कि शेर जब 2 कदम पीछे लेता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो डर चुका है। इसका मतलब ये होता है कि वो झपट्टा मारने वाला होता है। आज ऐसे ही शख्स की कहानी। नाम सौरभ बोरीकर। 10वीं कक्षा हुई, आंखें गवा दी। उसके बाद 3 साल का भाई साहब ने लिया ब्रेक, लेकिन जब वापसी करी तो पूरी दुनिया को शौक में ला दिया। क्यों? इसकी कई वजह है। नंबर 1, ये एक मूवी इन्होंने पब्लिश की, वो तो बताएंगे ही। डायरेक्टर बन गए, बहुत बढ़िया गाना भी गा लेते हैं, मतलब सिंगर बन गए। सोशल वर्कर तो है ही। कल जब बात हो रही थी तो बता रहे थे कि राजीव दीक्षित से बहुत प्रभावित है। का मतलब इंटेलेक्चुअलिटी माने बुद्धिमत्ता कूट कूट कर भरी हुई है। तो ये सारी संघर्ष भरी कहानी सौरभ बोरीकर के साथ हम जानेंगे उन्हीं की जुबानी। पहले तो सौरभ बताइए, कैसे हो आप? मुझे सुन पा रहे हो सर? मैं 10th में था। हाँ, मैं 10th में था। तब सब कुछ अच्छा चल रहा था। 10th पास आउट हो गई थी और बाद में मैंने 11th में साइंस लिया था। अम्बेडकर कॉलेज में था मैं, और सभी अच्छा चल रहा था। और धीरे धीरे करते हुए आंखों की दृष्टि थोड़ी कम कम होती गई और बाद में फिर दिखना ही बंद हो गया था। फिर 3 साल तक कुछ भी नहीं देख पाया। वही फिर अलग अलग इलाज, फिर डॉक्टरों ने भी बता दिया कि इसका इलाज नहीं है। तो फिर मैंने ही ठान लिया, अपने को जितना दिख रहा है उतने में ही आगे आगे की पढ़ाई करेंगे। तो फिर 11th में एडमिशन की और फिर मैंने आर्ट्स लिया, इसलिए मैं सोशल वर्क के तरफ, और बाद में घर में ही था तो फिर म्यूजिक के तरफ तरफ भी थोड़ा बढ़ा। अच्छा, तो हमको ये बताओ सौरभ कि मतलब आंखें जाने की वजह क्या रही? मेरी आंखें जाने की वजह थी कि अपने आंखों के पीछे में जो ऑप्टिक नर्व होती है, तो वो ऑप्टिक नर्व में ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, वो नर्व सूख रही है धीरे धीरे, जो ब्रेन तक विजुअल ब्लड। पहुंचाती है ना। तो सूख हम्म। रहा है, सूख गई है, बिकॉज दैट विजन मेरा कम हो गया है। अच्छा, और फिर इस तरीके से हम एक एक चीज पे बात कर लेते हैं। मुझे बताओ, तुमने एक मूवी भी अभी तुम्हारी रिलीज हुई है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी बता दो। डिस्क्रिप्शन में लिंक तो हम डाल ही देंगे। ये जो मूवी है, अभी मैं जब से मेरे आंखों का प्रॉब्लम हुआ, मैं 11th में थे। आपकी नॉर्मल आवाज नहीं बच्चों है। के 10th से नॉर्मल बच्चों के साथ ही पढ़ा। हम्म। 10th से नॉर्मल बच्चों के साथ ही पढ़ा हूँ, तो उसकी वजह से मुझे पता था उनका रहन सहन कैसा होता है। लेकिन ब्लाइंड के साथ जब से पढ़ा, मतलब रह रहा हूँ ब्लाइंड लोगों के साथ, तब से दोनों में फर्क मुझे नजर आया। और इस मूवी से मुझे ये दिखाना था कि जो आजकल की यूथ है, वो या फिर उनका ब्रेकअप हो जाता है तो फिर वो टूट जाते हैं और अपने करियर के तरफ ध्यान नहीं देते। तो ये मूवी से मैंने दिखाना चाहा कि अ, वो जो राहुल है उस फिल्म का, उसकी गर्लफ्रेंड की डेथ होने के बाद भी वो अच्छे से प्रिपरेशन करता है और एक अच्छा पुलिस ऑफिसर बनता है और वो देश की सेवा आगे करता है। ये मैंने इस फिल्म में दिखाया था। फिर डायरेक्ट की थी आपने? तो ये हाँ। मतलब ये कब से काम चल रहा था कि मूवी डायरेक्ट करना है? और ये जो वजह तो आपने बताई दी, कितना समय लिया, मैनेज कैसे किया, ये सारी चीजें। ये मूवी बस हमने 2 महीने में तैयार की। ऐसे ही मैं और मेरा दोस्त तनिष, हम ऐसे ही बैठे थे। अभी तक हमने सिंगिंग ही डाली थी, तो हम दोनों दोनों भी एक्टिंग करते हैं, तो सोच रहे थे कि फिल्म डालनी चाहिए। वो तनिष भी बहुत अच्छा एक्टर है, फिल्म की एडिटिंग भी उसी ने की है। तो फिर हमने सोचा कि ऐसी कोई इंस्पिरेशनल मूवी अपन डायरेक्ट करते हैं। तो हमारे एक फ्रेंड है वो कल्याणी, उसने वो स्टोरी लिखी, फिर उसमें और एडिटिंग, स्टोरी में एडिटिंग हमने की, तनिष और मैंने, और फिर फाइनल मूवी
प्रोड्यूस की वो। तरीके से रिलीज की आपने ये मूवी। तो कल्याणी की बात बता रहे थे, स्टोरी उन्होंने राइट की है, हाँ, स्टोरी राइटर। आधी स्टोरी उन्होंने की, आधी। हाँ हाँ। हाँ। अच्छा, मतलब मिलजुल के आपके सभी फ्रेंड्स लोगों ने उसमें अपना योगदान कंट्रीब्यूशन दिया है, ऐसा। तो दिया मुझे है। अब ये तो मूवी, आप गाना भी गाना गाते हो, बहुत बढ़िया गाते हो। कल क्या परसों शायद आपने एक सॉन्ग अपलोड किया है के को ट्रिब्यूट देते हुए। हाँ, तो ये सिंगिंग की जर्नी कैसे क्या स्टार्ट हुई? हाँ, सिंगिंग की जर्नी, जी। मैं जिनको अपना गुरु मानता हूँ मतलब वो शंकर महादेवन। अपने नागपुर में 2014 में उनका प्रोग्राम हुआ था लाइव। तब मैंने सुना उनका गाना, वो ब्रेथलेस सॉन्ग जो होता है ना, वो सुना। और तभी से मेरे अंदर ऐसे आग सी लग गई कि हमें भी वो गाना है और मुझे भी सिंगिंग करना है। तो तभी से फिर 11th में मैंने कॉलेज में गाना गाया था। तो फिर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। बाद में फिर स्टेज पे वगैरह गाना गाया तो पब्लिक रिस्पांस आने की वजह से मैंने और सिंगिंग पे ध्यान देना चाहा। क्लासेस वगैरह नहीं लगाए, लेकिन गा लेता हूँ। गा लेते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप बता दीजिए आपके चैनल के बारे में जानकारी और कैसा कंटेंट आता है। अ, अ, मेरा जो चैनल है वो उसका नाम है ST सीरीज नागपुर। और ये चैनल पे एक्टिंग और जितने भी नए गाने आते हैं उसके कवर्स यहाँ पे मिलेंगे। और इस मैं सोशल वर्क का स्टूडेंट हूँ, तो इसलिए मैं इंटरव्यू लेता हूँ अगर कि अच्छा, तो नए गाने, सोशल वर्क जैसे के स्टूडेंट पीछे इंटरव्यू भी ले। कुछ दिनों पहले VNIT में। तो हाँ, और वो भी लेता हूँ। अच्छा, हमको आप बता रहे थे कि आप राजीव दीक्षित को बहुत ज्यादा सुनते हो, उनकी से प्रेरित हो। और मैंने आपके इन्फो में भी देखा हो कि मतलब वहाँ राजीववादी ऐसा कुछ लिखा है आपने। ये बताइए कैसे क्या प्रभावित हुए? हाँ, जब मेरे आंखों का प्रॉब्लम हुआ तब मैं मेरे एक भाई के घर गया था। और तो मेरे पास एक छोटा वॉकमैन जैसे था। तो उन्होंने पेन ड्राइव में मुझे लेक्चर दिए थे कि घर बैठा है तो तू यही यही सुन। वो लेक्चर सुन के मैं इतना प्रभावित हुआ कि एक इंसान को इतना नॉलेज कैसा हो सकता है। क्योंकि कि आज तक हम जो पढ़ाई करते आए हैं तो उसमें हमें यही बताया गया है कि भारत में शिक्षा नहीं थी या फिर भारत में कुछ नॉलेज नहीं था। हम सब जातियों में बांट बांट गए थे हम पूरे लोग। लेकिन राजीव भाई के लेक्चर सुनने के बाद एक भारत स्वाभिमान अपने अंदर आता है कि भारत कैसे विश्व गुरु था और भारत कितना डेवलप था। इसलिए मैं राजीव भाई के विचारों से बहुत ज्यादा प्रेरित हूँ। और उन्हीं के विचारों से हमारा देश फिर से आगे बढ़ सकता है, ऐसा इसलिए। आपको प्रतीत होता है। तो उनके विचारों का जतन करने के लिए आप कुछ ऐसा अपनी ओर से कुछ कर रहे हो ट्राई? हाँ, अपनी ओर से मैं ट्राई करता हूँ क्योंकि मैं पढ़ाई सोशल वर्क की कर रहा हूँ। तो हमें हफ्ते में 2 दिन फील्ड वर्क करना होता है। और फील्ड वर्क में या फिर स्कूल में या फिर ओपन कम्युनिटी में जाके हमें सोशल वर्क करना होता है। तो मैं अगर स्कूल में जाता हूँ तो स्कूल में भी राजीव भाई के बारे में, अपने भारत देश के बारे में, हमारे देश के तत्कालीन परिस्थिति के बारे में ये उनको बताते रहता हूँ। क्योंकि हम अगर शिक्षित है तो लोगों को जागरूक करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो कम्युनिटी में भी जाकर अभी हमने एक आदिवासी कम्युनिटी में काम किया था। वहां पे उन वो लोगों को जो उनका कास्ट सर्टिफिकेट होता है, वैलिडिटी होता है, वो ना होने के कारण वो उच्च शिक्षा नहीं ले पा रहे थे। मगर हमने मिलकर उनको कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी वो बनाने में उनकी सहायता की, हमारे कॉलेज के सर के साथ लेकर। क्या बात है, मतलब ये सारे अच्छे अच्छे काम भी आपके द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसा कोई विचार जो सबसे पहली बार सुना हो राजीव सर का, जिसने आपको बहुत ही ज्यादा अंदर से हिला के रख दिया और प्रभावित किया, ऐसा कोई वीडियो? उनका एक वाक्य है कि उनका एक वाक्य है
कि मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ। और उन्होंने कहा था कि ये जो भारत माता है ये वीर विहीन नहीं है। यहाँ अगर एक राजीव दीक्षित अगर मर गया तो यहाँ फिर से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, विवेकानंद पैदा हो जाएंगे। और ये पैदा हो ना पाए इसलिए विदेशी ताकत इतनी ज्यादा लगी है यहाँ पे। और वो वेब सीरीज हो गई, मूवी हो गई, टीवी हो गया, तो इन सब से हमारे देश के युवकों का माइंड कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं, इस पर वो पूरी विदेशी ताकतें ध्यान दे रही है। तो यही विचार मुझे सबसे ज्यादा प्रेरित करते हैं उनके। क्या बात है। अच्छा, मैं ये पर्सनल क्वेश्चन है, इसका पॉडकास्ट से कोई रिलेशन नहीं है, तो मैं भी बहुत सुनता था, अभी कम कर दिया है बहुत से कारणों की वजह से। तो मैं भी राजीव सर को बहुत ज़्यादा सुनता था और उनके 90% जो थॉट है, विचार है, काफ़ी प्रभावित है। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि कई कंपनियों ने उनको मतलब मरवा दिया है, ऐसे सीधी भाषा में बोला जाता है। आपके क्या विचार है, राय है? क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे थे, तो कुछ पसंद नहीं आया। मैं, हाँ, मैं राजीववादी हूँ, ऊपर से सत्यवादी हूँ, इसलिए सच्चाई बोलूंगा। उनको मारने में बाबा रामदेव का भी हाथ था थोड़ा, और विदेशी कंपनियों का भी हाथ था, क्योंकि एक अकेला इंसान इतने लोगों को संगठित करके और खुलेआम वो विदेशी कंपनियों पर ये करता था। और आज जो हम पतंजलि का आज जो बड़ा रूप देख रहे हैं, उनकी नींव जो थी वो राजीव भाई ने रखी थी। राजीव भाई का कहना ये नहीं था कि अब आप पतंजलि के बड़े आउटलेट ओपन करो। उनका विचार था कि हर एक गांव में ऐसी एक व्यवस्था होनी चाहिए कि गांव के हर एक घर में एक व्यवसाय होना चाहिए। ऐसे उनके विचार थे। ये तो शॉकिंग था थोड़ा मेरे लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे कॉम्बो थे बाबा रामदेव के साथ राजीव दीक्षित जी के, जहाँ वो योग प्राणायाम और साथ में बातें कर रहे हैं, अवेयर कर हाँ, रहे हैं सोसाइटी को। तो ये मतलब बाबा रामदेव क्यों मारेंगे, ये मतलब पर्सनली क्वेश्चन है। मतलब उनके जिंदगी के आखिर के वक्त में क्या हुआ था, 2010 में बाबा रामदेव और राजीव दीक्षित, इन दोनों में थोड़ी सी मतभेद हो गए थे। और मतभेद ऐसे कि राजीव दीक्षित चाहते थे कि हर गांव में, गांव के हर एक घर में एक व्यवसाय होना चाहिए, लेकिन रामदेव का सपना था कि शहर में एक बड़ा कारखाना जिसमें गांव के लोग काम करेंगे। ये तो वही नीति हो गई ना जो अंग्रेजों ने अपनाई थी, कि गांव के छोटे व्यवसाय थे वो नष्ट करके बड़े व्यवसाय शुरू कर दिए उन्होंने। और फिर गांव की जो व्यवस्था थी वो नष्ट हो गई। तो इसी विचारों की वजह से फिर राजीव दीक्षित और रामदेव ये अलग हो गए थे। और भी अच्छा। बहुत कारण थे। आज अपन देख रहे हैं कि स्वदेशी के करने वाले रामदेव अब क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें थी। तो राजीव दीक्षित को मुझे ऐसे लगता है जिस प्रकार से सपोर्ट मिलना चाहिए था उस प्रकार से मिला नहीं, क्या हम ये कह सकते हैं, जितना आप उनको जानते हो? हाँ, सपोर्ट तो उनको मिला था, लेकिन एक इतना बड़ा वक्ता, इतना बड़ा व्यक्ति, अगर उनकी डेथ होती है, उनको सच बात बोलूं तो बैतूल में उनको ये जहर दिया था। जी जी। उनका, उनकी मृत्यु नहीं, उनकी हत्या की है। तो ये बात उनके माँ से, उनके पापा से मैं हर बार मिलता हूँ। उन्होंने, उनकी माँ ने बहुत बार बोला था कि मेरे बेटे का पोस्टमार्टम करना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाया, और तत्कालीन सरकार ने भी उसे होने नहीं दिया। और इतनी बड़ी बात मीडिया से भी छुपा के रखी। आज भी अगर हमारे न्यूज चैनल अगर एक घंटा भी राजीव भाई के वीडियो अगर न्यूज पे दिखाने लगे ना, तो इस देश में फिर से 1857 वाली क्रांति हो जाएगी। अच्छा, मतलब आप जैसे बता रहे थे कि आप मिलते हो राजीव दीक्षित के माता पिता से, तो ये मतलब कैसे क्या आप मिल लेते हो? कोई आपके व्यक्तिगत संबंध है या फिर आपने कैसे क्या ये मजबूती बनाई रखी? नहीं, व्यक्तिगत संबंध नहीं। यहाँ वर्धा में उनके माँ पापा और उनका भाई रहता है, उनका पूरा परिवार। 29 नवंबर जो उनकी जन्म तिथि भी है और मृत्यु तिथि भी है, तो 29 नवंबर को संपूर्ण भारत भर से राजीव दीक्षित जी के जितने भी फॉलोवर्स है वो सब वहाँ एकत्रित होते हैं। वहाँ उनका विचारों का हम मंथन वगैरह करते हैं, और आगे क्या काम करना है उसका डिसीजन वगैरह होता है। तो तभी उनके माता पिता से वगैरह भेंट होती है मेरी। देखो, अभी तो जो हुआ सो हो गया। मुझे भी ऐसा लगता है राजीव दीक्षित जो थे बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्तिमत्व थे,
कई दफा तो उनकी तुलना, मतलब मैं स्वयं की बात कर रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद जैसे महान लोगों में मैं कर देता हूँ, क्योंकि उनके अंदर वो काबिलियत थी, एबिलिटी थी। इस प्रकार के सारे वीडियो अगर उठा के देखे हाँ जाए तो बहुत सारा कंटेंट मिलता है जो कि सकारात्मक है, और वो एनर्जी से भर देता है यूथ को। और मेरे को ये जानना था अभी नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? अभी राजू भाई तो है हाँ, नहीं, तो उनकी इस नीति को हम लोग आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? उनकी इस नीति को हम आगे ऐसे बढ़ा सकते हैं कि हर एक युवक ने एक जिम्मा उठा लेना चाहिए। जैसे हम 1 घंटा मोबाइल देखते हैं, अगर शुरुआत के समय में अगर 1 घंटा मोबाइल के बदले तुम 1 घंटा राजू भाई के लेक्चर सुनो, उसमें से 10 मिनट भी अपनी आने वाली पीढ़ी या फिर छोटे बच्चे हैं अपने घर के, उनको 10 मिनट भी बताया, फिर भी राजू भाई का काम सफल हो जाएगा। मतलब आज हमें पढ़ाया जाता है कि विमान का शोध किसने लगाया, तो हम जल्दी उत्तर देते हैं राइट बंधु, लेकिन हम्म। उनसे भी विमान का अच्छा विमान बनाया था हम थे। किन्होंने बनाया था? आपकी आवाज कट रही थी। तो इसी और तो शिवकर बापूजी तळपदे ने विमान बनाया था ना। हाँ 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 हाँ, 1800 कुछ में बनाया लेकिन था यह बात शायद। हमसे छुपी, हमें पढ़ाई जाता है। हाँ, 1892 में बनाया था। ये बात हमसे छुपाई जाती है। तथ्य तो है, आपकी पाई बातों में जाती है। तथ्य तो और है। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, ऐसे बहुत सारे राजू भाई के किस्से हैं या फिर लेक्चर्स है, आयुर्वेद पे है, पॉलिटिक्स पे है, इकोनॉमिक्स पे है। इकोनॉमिक्स पे तो उनका बहुत अच्छा लेक्चर है। मतलब हमारे देश की नींव, देश की अर्थव्यवस्था हम कैसे सुधार सकते हैं। अगर राजीव भाई की नीतियों पर हमारा देश अगर चला, तो हम सच में अमेरिका को भी टक्कर दे सकते हैं, चाइना को भी टक्कर दे सकते हैं। इतनी अच्छी अर्थव्यवस्था उन्होंने डिजाइन की थी। ये नीति थोड़ा सा सादी साधारण भाषा में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए? हाँ, क्यों नहीं। अ, अभी जब 2014 का इलेक्शन हुआ, तब एक प्रोपोगंडा चलाया गया था कि हम काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे, और हर एक के अकाउंट में 15 लाख या फिर सो कॉल्ड 1.5 लाख रुपए वगैरह हो गए। तो ये मोदी जी से पहले ये बात की थी राजीव दीक्षित जी ने। उन्होंने अकाउंट में डालेंगे ऐसा नहीं बोला था, उन्होंने एक कैलकुलेशन किया था कि अगर हम काला धन लाते हैं तो हर एक भारतीय के पास 15 लाख, 15 से 25 लाख रुपए रहेंगे। और वो काला धन कैसे लाएंगे? तो हमारी जो स्विस बैंक है, वो स्विस बैंक का एक कानून है, वो किसी देश की राष्ट्रीय संपत्ति जो होती है वो वहां रख नहीं पाते हैं। तो अगर हमारी भारत की संसद अगर वो कायदा पारित कर दे कि स्विस बैंक या फिर जितने भी इंटरनेशनल बैंक में हमारे भारतीयों का पैसा है वो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, तो उन्हें वो सारा पैसा वापस देना पड़ेगा। तो ये और संसद इन्होंने, में राजीव भाई ने ये बात उदाहरण के साथ कही थी, क्योंकि बराक ओबामा जब संसद में ये प्रस्ताव रखा रखा गया था राजीव भाई के समय में, लेकिन उस पर सबसे ज्यादा विरोध हुआ था और संसद में इसे प्रस्ताव पारित ही करने नहीं दिया, क्योंकि अच्छा, संसद में बैठे नेताओं के संसद में बैठे पैसे थे। नेताओं। और इनका, इसका उदाहरण बड़ा मतलब बराक ओबामा जी ने भी ऐसे ही किया था। हम्म। और बराक ओबामा जी ने भी वही नीति से अमेरिका का विकास किया था। अच्छा 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 अच्छा। तो ये था राजीव भाई के बारे में जानकारी, राजीव दीक्षित जी के। उनके ढेरों सारी ऐसी वीडियो क्लिप या मूल्यवान जानकारी आपको यूट्यूब पर बड़े ही आसानी से मिल सकती है। और उनके बहुत सारे लेक्चर भी है, मैंने वो लेक्चर भी देखा था जहाँ पे उन्होंने बताया था 1805 से हाँ लेके तो 1947 तक का पूरा हिस्ट्री की कैसे कैसे इंडिया का शोषण किया गया है, किन किन लोगों द्वारा किया गया है। उन्होंने वहाँ पे बहुत सारी बातें बताई थी। वो हिस्टोरिकल लेक्चर था, वो भी बहुत अच्छा था। बहुत सारे लेक्चर है जो सभी को देखना चाहिए। आयुर्वेद पे भी उनके है, मतलब ऐसा बोला जाता है कि वो बहुत बढ़िया वक्ता थे और उनके भिन्न भिन्न प्रकार के विषयों पर अच्छी खासी पकड़ थी। अब मेरे को ये थोड़ा सा पूछना था आपसे, बीइंग ब्लाइंड, ये कभी आपको महसूस नहीं हुआ कि आप ब्लाइंड होते हुए भी इतना सब कुछ कर ले रहे हो? अभी जैसे मूवी वगैरह भी डायरेक्ट किया है आपने, और अभी आप बीएसडब्ल्यू कर रहे हो और टाटा इंस्टीट्यूशन
की प्रिपरेशन भी कर रहे हो। तो आपको आपका मतलब जैसे आपने ये कहा ना कि आप ब्लाइंड फील्ड से थोड़ा दूर ही रहे, तो आपका नॉर्मल सोसाइटी का आपके साथ में क्या मतलब क्या सोच थी उनकी? उन लोग क्या सोचते थे आपके बारे में? सर बहुत बुरा अनुभव था मेरा, क्योंकि 10th तक हमारे मेरे बहुत सारे दोस्त थे 10th तक। मतलब एक तरफ की एक पक्की फ्रेंडशिप में जिसे समझता था, पक्के फ्रेंड्स जिन्हें समझता था। जब मेरे आंखों की ब्लाइंडनेस आ गई, तब वही दोस्त मुझे चिढ़ाते थे या फिर मुझे पीछे से मार के चले जाएंगे, और फिर मैं देख ही नहीं पाता था कि वो बंदा था कौन। और फिर जिन्हें मैं दोस्त मानता था वो भी मिलने नहीं आते थे। फिर बाद में फिर से नए दोस्त, और जब मैं ब्लाइंड लोगों के साथ रहने लगा, तब मुझे बहुत अच्छा फीलिंग होने लगा, एक पॉजिटिविटी फीलिंग होने लगी कि नहीं, ये अपने हैं और ये हमें समझ सकते हैं। और मेरे अब गिने चुने ही दोस्त है जो देख पाते हैं ऐसे, साइटेड गिने चुने ही हैं, और वो जितने भी हैं वो बहुत अच्छे हैं। मतलब वो लोग बहुत अच्छे हैं सचमुच में। तो ये आपने मेरे को एक बात बताओ, ये बहुत मुश्किल होता है किसी भी शख्स के लिए जो लेट ब्लाइंड होता है, तो आपने वो हिम्मत कैसे जुटाई अचानक से? ये जो लेक्चर सुना राजू भाई के वो तो बढ़िया बात है, उसके अलावा ऐसा क्या प्रैक्टिकल डिसीजन लिए, जिंदगी को कैसे समझा? क्योंकि आप ना ऐसा नहीं है कि आप फिर से बाउंस बैक किए हो, तो वो एक बहुत बड़ी चीज लगी मुझे। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं मुझे बचपन से मेरा सपना था कि मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करूँ, इसलिए मैं 7th 8th से ही मेरी प्रैक्टिस शुरू थी। मैं मेरे घर के पास ग्राउंड है, वहां पे दौड़ने के लिए जाना और पूरी आर्मी के लिए पूरी प्रिपरेशन वगैरह करना, मेरा वो पूरा पक्का इरादा था। लेकिन 10th के बाद आके चली गई, और फिर भी मैं दौड़ता था। फिर मेरे कोच ने वगैरह मुझे बोला था कि अब तो आके चली गई, अब थोड़े तेरे आर्मी में सिलेक्शन होने वाला है वगैरह। तो उसी की वो ही एक की स्ट्रेंथ होती है। और सबसे बड़ा चेंज मैं मेरे लाइफ का बोलूंगा तो आपने वो सुना होगा, अरुणिमा सिन्हा जी का लेक्चर। मैं 3 साल घर में ही था, मुझे वही लग रहा था कि मेरी आंखें चली गई, मैं क्या करूंगा अभी, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, बाकी लड़के मुझे चिढ़ाएंगे, इसलिए मैं पूरा डिप्रेस हो गया था। तो मैंने यूट्यूब पे अरुणिमा सिन्हा का लेक्चर सुना कि एक लड़की जिसके दोनों पाँव ट्रेन में कट जाते हैं, फिर भी वो माउंट एवरेस्ट पे अपना तिरंगा लहराती है। फिर मेरे तो सिर्फ आके गए और वो गए हैं, फिर भी थोड़ी दृष्टि तो है मुझे, आई एम नॉट टोटली ब्लाइंड, इसलिए। हम्म, सही बात है। आप हमारे पॉडकास्ट में आए, बहुत अच्छी-अच्छी बातें की, हमको बहुत अच्छा लगा और दर्शकों का भी धन्यवाद, उन्होंने यहाँ तक के सुना। अब आपने जो मूवी डाली थी, उसका नाम आपने क्या बताया? लव और लाइफ, लव और लाइफ। लव और लाइफ। सौरभ सर की मूवी है, जो उन्होंने खुद में डायरेक्ट की है। उसका लिंक तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगा। या उसके बावजूद भी यदि हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं मूवी लव और लाइफ, तो आपको वो मूवी यूट्यूब पे मिल जाएगी। अब हमको ना जाते जाते एक मैसेज चाहिए दर्शकों के लिए, जो भी आपने आपकी जिंदगी से सीखा हो या कुछ आप बताना चाहते हो दिल की बात, तो आप क्या बोलोगे? मैं तो यही बताना चाहूंगा कि मैं लेट ब्लाइंड हुआ, तो इससे बहुत लोग होते हैं, मैं आजकल के यूथ से मैं चर्चा करता हूँ जो साइटेड है। जो मेरे साथ हुआ, अगर वो आपके साथ होता तो आप क्या करते? तो बहुत लोगों का मुझे आया था कि मैं सुसाइड कर देता, ऐसा वैसा। तो मुझे तो लगता है कि साइटेड लोग जो है, उन्होंने जो टोटली ब्लाइंड है उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि आंखें नहीं होकर भी वो कैसे अपनी जिंदगी बनाते हैं, मतलब जीते हैं। और आजकल के यूथ सबसे ज्यादा, छोटे बच्चों से लेकर मैं बड़ों तक देखता हूँ कि सभी मोबाइल में लगे रहते हैं, या फिर अपने जो उन्होंने भगवान ने उनको जो आंखें दी है, उनको वो खुद ही खराब कर रहे हैं। लेकिन वो जन्मतः ब्लाइंड है, उन्हें प्रेरणा लेनी चाहिए बस। क्या कहना चाहोगे? फिर से एक बार आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सौरभ जी। आपकी मूवी का आपका और आपके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका पुनः से एक बार बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।